पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग टॉर्क देखेंगे कि एक मैग्नेटिक डाइपोल पर कितना टॉर्क लगता है अगर मैं उसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूं। देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। अब की बार क्या है, मैं एक मैग्नेटिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं। अब कैसे डाइपोल बिहेव करेगा यही मुझे आज के लेक्चर में पढ़ना है। बाय द एंड ऑफ द लेक्चर यू विल बी एबल टू डिटरमाइन द टॉर्क। पहली चीज, आप टॉर्क निकालना सीख जाओगे। दूसरी चीज, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये सब चीजें हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में भी देखी थी फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल। यही सब चीजें हम मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी देखेंगे। इस लेक्चर में हम वर्क डन भी देखेंगे और वर्क डन के साथ साथ वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मैं किसी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन कर सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉर्क देखेंगे। तो देखिए, मैंने एक मैग्नेटिक डाइपोल लिया हुआ है। दिस इज -m, दिस इज +m एंड दिस मैग्नेटिक डाइपोल इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। देखिए बच्चों, हम लोगों को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही पढ़नी है। क्यों? क्योंकि अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी तो टॉर्क के साथ साथ फोर्स भी लगने लगेगा, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ही सारे वेरिएशंस देखने हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, ये आपका एक पोल, ये दूसरा पोल। फाइन, यहां पर -m है तो ये ऑब्वियसली साउथ पोल होगा, यहां पर +m है तो ये मेरा नॉर्थ पोल होगा। फाइन, अब अगर इसकी पोल स्ट्रेंथ है +m और इसकी पोल स्ट्रेंथ है -m, तो यहां पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा Fm। कितना होगा? जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स मैंने आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बताया था, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिज्म का। जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स QE होता है, वैसे ही मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? MB, राइट। ऐसे ही यहां पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? MB। दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है, बट ऑब्वियस है पोल स्ट्रेंथ चेंज है, एक प्लस है एक माइनस है। मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कंसिडर करना। तो यहां पर देखिए, दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है ना। अच्छा, फील्ड यूनिफॉर्म है तो होगा क्या बच्चों, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन पर ध्यान दूं तो देखिए, इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं और इसको मैं ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं। तो अगर लाइन ऑफ एक्शन देखूं तो ये दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। ये एक लाइन ऑफ एक्शन है, ये दूसरी लाइन ऑफ एक्शन है। इसको मैं A बोल दूं, इसको B बोल दूं, इसको C बोल दूं। तो BC, दिस BC इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो होगा क्या, दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस कपल बनाएंगे, कपल की वजह से टर्निंग इफेक्ट आएगा और मेरा डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर जाएगा, साथ ही साथ एक टॉर्क एक्ट करने लगेगा, राइट। अब टॉर्क क्या है? टॉर्क इज एनी वन फोर्स, भाई बेसिक डेफिनेशन हमें मालूम है, टॉर्क इज एनी वन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। ये टॉर्क की डेफिनेशन है, बेसिक डेफिनेशन है, आप हाई स्कूल में भी पढ़ के आए हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने पढ़ी थी, राइट। तो टॉर्क कितना लगा बेटा? फोर्स इज MB, राइट। एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल की लेंथ 2L है, ये थीटा है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यानी कि आपका BC का वैल्यू हो जाएगा 2L साइन थीटा, राइट। तो BC की जगह हम लिख सकते हैं 2L साइन थीटा, राइट। क्लियर है? अब बच्चों m इंटू 2L
पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। ये मेरा क्या हो गया, ये हो गया मेरा मैग्नेटिक मोमेंट एम बी साइन थीटा। तो मेरा टॉर्क का वैल्यू कितना आ गया, टॉर्क आ गया बच्चों एम बी साइन थीटा। अगर मैं टॉर्क को वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहूं तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टॉर्क मेरा आ जाएगा एम क्रॉस बी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट। चलिए अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन देखते हैं। अगर बच्चों मैं साइन थीटा का वैल्यू 0 कर दूं, मतलब मैं बोल रहा हूं कि थीटा 0 है, थीटा 0 का मतलब हुआ मेरा डाइपोल फील्ड के साथ रखा हुआ है। अगर मेरा फील्ड ऐसा है तो मेरा डाइपोल भी ऐसा है, उस केस में बच्चों टॉर्क कितना आएगा, 0, ठीक। चाहे मैं थीटा को 180 भी करूं तो भी टॉर्क मेरा 0 ही आएगा। अच्छा, टॉर्क मैक्सिमम कब आएगा बच्चों, अगर मैं मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू निकालूं तो टॉर्क मैक्सिमम कब आएगा, जब साइन थीटा 90 होगा, फॉर एवरी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। मतलब यह है कि अगर मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है, ठीक है ना, उस पर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है। और अगर मेरा डाइपोल मैग्नेटिक डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है तो बच्चों उस पर मिनिमम या 0 टॉर्क लग रहा है। तो ये जो कंडीशन है ये मेरी स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है। ये अभी हम जब वर्क डन निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी से इसको रिलेट करेंगे, अभी ध्यान रखिए बस। इसी लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है। तो अगर थीटा मेरा 0 है, मेरा टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो मेरा इक्विलिब्रियम स्टेबल है। वहीं अगर मैं थीटा को 180 पे कर दूं तो मेरा इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है, तब भी इक्विलिब्रियम, बट उस केस में वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, राइट। तो ये दो चीजें बच्चों हमें ध्यान रखनी है, राइट। अब एक चीज और देखिए, इस टॉर्क के एक्सप्रेशन से भाई टाउ इज एम बी साइन थीटा, राइट, एंड टाउ मैक्स इज एम बी। तो यहां से भी बच्चों हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की एक डेफिनेशन लिख सकते हैं, विच इज टाउ मैक्स अपॉन बी। दैट मीन्स व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द मैक्सिमम टॉर्क, नोट कर लेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ यूनिट इंटेंसिटी, राइट। अगर B का वैल्यू 1 हो जाए, अगर B का वैल्यू बच्चों 1 हो जाए तो मेरा M कितने के बराबर हो जाएगा, टाउ मैक्स के बराबर। और हम फिजिक्स में ऐसे ही डेफिनेशंस निकालते भी हैं, ठीक है ना। तो यहां से मुझे एक और डेफिनेशन मिल रही है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मेरा मैक्सिमम टॉर्क के बराबर आ रहा है, कब, जबकि मेरी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 1 आएगी, राइट। तो ये भी एक बच्चों इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, फाइन। चलिए अब आगे देखते हैं कि ये तो बेस था बिल्कुल कि कैसे मैं टॉर्क निकालूंगा। अब वंस आई एम डन विद द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द टॉर्क, अब मैं वर्क डन कैसे निकालूं, कि कितना वर्क करना पड़ेगा किसी डाइपोल को मूव कराने में किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। चलिए, तो सिंस भाई रोटेशन की बात हो रही है, टॉर्क की बात हो रही है, तो मैं वर्क डन कैसे निकाल सकता हूं, व्हाट विल बी माय जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। देखिए, मान लेता हूं कि डेल्टा थीटा रोटेशन में मुझे डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा, ठीक है ना, डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन करना पड़ा फॉर रोटेटिंग द डाइपोल बाय अ वेरी स्मॉल एंगल डेल्टा थीटा, राइट। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, डेल्टा डब्ल्यू विल बी टाउ डेल थीटा। अब इसको अज्यूम करना, इसको इमेजिन करना कुछ ऐसा है, मान लेते हैं ये मेरा थीटा 0 है, ध्यान से समझिएगा, रेफरेंस देखिएगा, ये मेरा थीटा 0 है, ये कोई पोजीशन है थीटा 1 और ये बच्चों कोई पोजीशन है थीटा 2। अब थीटा इज इक्वल टू 0 मेरी सबसे स्टेबल पोजीशन है, ये मेरी रेफरेंस पोजीशन है। इससे ऊपर जाता हूं तो थीटा 1, उससे ऊपर जाता हूं तो थीटा 2।
ये कोई भी मैंने आर्बिट्री पोजीशंस ले ली हैं आपको समझाने के लिए, राइट। तो मान लेता हूं कि मैं डाइपोल को उसके स्टेबल पोजीशन से उठाकर θ1 से θ2 ले गया, तो मुझे टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा बच्चों? टोटल वर्क डन विल बी dw θ1 से θ2, राइट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू रखते हैं। डेल्टा डब्ल्यू कितना है? टाउ डेल्टा थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चों टाउ डेल्टा थीटा, ठीक। अच्छा, टॉर्क की वैल्यू मैंने कितनी निकाली है? टॉर्क इज mb sin थीटा, दिस इज θ1 से θ2, तो दिस इज θ1 से θ2 mb sin थीटा d थीटा, राइट। mb sin थीटा d थीटा। अब ध्यान से देखेंगे, देखिए मैग्नेटिक मोमेंट और b, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेता हूं। w निकालना है मुझे, mb को मैंने बाहर ले लिया, तो मेरे पास क्या आ गया? θ1 से θ2 sin थीटा d थीटा, दिस इज व्हाट आई हैव टू इवेल्युएट। अब sin थीटा का बच्चों इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा, दिस इज माइनस कॉस थीटा। लिमिट कहां से कहां तक है? θ1 से लेके θ2, ठीक है ना, क्लियर है। इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो वर्क डन कितना आ जाएगा? mb cos θ1 माइनस cos θ2। तो ये बच्चों सबसे बेसिक एक्सप्रेशन है वर्क डन का। कब? जबकि मैं डाइपोल को मूव करा रहा हूं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। जब मैं डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करा रहा था तब भी मेरा यही एक्सप्रेशन आया था। अब बुक्स में आप देखोगे θ1 को 0 लिया है। क्यों 0 लिया है? क्योंकि ये अज्यूम कर रहा हूं कि मैं रेफरेंस पोजीशन से डाइपोल को ले जा रहा हूं, सबसे स्टेबल पोजीशन से डाइपोल को ले जा रहा हूं। भाई अगर मुझे मैक्सिमम वर्क डन निकालना है तो मैं सबसे ज्यादा अनस्टेबल स्टेट में ले जाऊं डाइपोल को, ठीक है ना। तो बेस्ट केस सिनेरियो क्या है कि मैं θ1 को 0 पुट कर दूं, ठीक, और θ2 को मैं कोई आर्बिट्री वैल्यू दे दूं थीटा, मैं कोई भी वैल्यू पे ले गया, तो मेरा W कितना हो जाएगा? W हो जाएगा बच्चों mb cos 0 इज 1 माइनस cos थीटा, ठीक। ये हो जाएगा मेरा वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? इट वॉज वेरी सिंपल, कुछ भी इसमें नया नहीं है, राइट। चलिए अब जैसे मैंने वर्क डन निकाला है वैसे ही हम लोग देखते हैं कि किसी डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब मेरा डाइपोल है तो उस पर्टिकुलर केस में डाइपोल की एनर्जी कितनी होगी। देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं या किसी भी एनर्जी की बात कर रहा हूं, दैट मींस एनर्जी का मतलब हुआ वहां वर्क डन होगा ही होगा, मतलब कहीं ना कहीं वर्क की बात हुई होगी, इसीलिए मैं अल्टीमेटली बच्चों एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो यहां पर डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई होगी। अगर मुझे यह समझ में आ जाए कि मैग्नेटिक डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी आई कहां से है तो मेरा कहानी आसान हो जाएगा। तो देखो हो क्या रहा है, अगर मैं किसी इंस्टेंट टी पर देख रहा हूं कि मेरा मैग्नेटिक डाइपोल ऐसे रखा है, तो भाई ऐसे अपने आप तो नहीं आ गया होगा। मैं डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में लाया, उसके बाद मैंने उसको इस पर्टिकुलर पोजीशन पर ओरिएंट किया, ऑब्वियसली ऐसा हुआ होगा। ऐसा तो है नहीं कि एकदम से आसमान से डाइपोल आया और यहां पर रुक गया, ऐसा तो नहीं हुआ। डाइपोल को मैं कहीं से लाया, मैग्नेटिक फील्ड में लाने के बाद मैंने डाइपोल को इस पोजीशन पे रखा। तो अब डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में लाने की जो कहानी है इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। देखिए कैसे। पहला हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम डाइपोल को ऐसे लाए और हमने उसको ऐसे टिल्ट करके मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। बात को समझिए, हम डाइपोल को बच्चों ऐसे लाए और हमने उसको टिल्ट करके ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ये पहला अजम्पशन है, बिल्कुल सही है, बहुत सी बुक्स में ऐसे ही डिराइव किया गया है, नो प्रॉब्लम। इस केस में क्या करेंगे, देखो इस वाले पोल को लाने में जो काम किया गया, इस वाले पोल को लाने में जो काम किया, उसी का मेरे को डिफरेंस निकालना है। ऑब्वियसली
वो इतना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला होगा। तो जो पुरानी बुक्स आप देखोगे उसमें यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, मैं डाइपोल को ऐसे भी तो ला सकता हूं, ऐसे लाऊं मैं डाइपोल को और ऐसे रख दूं। भाई ऐसे मैं डाइपोल लेके आया, ये मैं मैग्नेटिक फील्ड में लाया, उसके बाद मैंने डाइपोल को ऐसे ओरिएंट कर दिया। बिल्कुल कर सकता हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल किया जा सकता है। तो अब देखिए इसमें फायदा क्या है। जब मैं डाइपोल को ऐसे ला रहा था, ऐसे, ये मैंने मान लिया ये प्लस एम वाला पोल स्ट्रेंथ है, ये माइनस एम वाला पोल स्ट्रेंथ है। तो जब तक मैं डाइपोल को ऐसे लाकर ऐसे रखता हूं तब तक मैंने मान लिया W1 वर्क हुआ। भाई वर्क तो होगा ही ना, अगर चार्ज मूव कर रहा है फील्ड में तो वर्क तो होगा ही होगा, और चार्ज तो है ही, पोलैरिटी है ना, एक बार पॉजिटिव एम है एक बार नेगेटिव एम है, पोल स्ट्रेंथ तो अलग अलग है ही, ठीक है ना। तो ये डाइपोल आया और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रुक गया, तो कुछ वर्क करना पड़ा। लेकिन अब एक चीज देखो, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना। यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर उतना ही नेगेटिव चार्ज है। और वर्क क्या है, वर्क कैसी क्वांटिटी है बच्चों, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब मुझे साइन के साथ मैग्नीट्यूड डायरेक्टली लिखना है, कोई डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है। तो अब पॉजिटिव, जितना वर्क इस पॉजिटिव एलिमेंट को यहां तक लाने में किया गया होगा, मान लीजिए W डैश, उसी का उल्टा वर्क यानी माइनस W डैश वर्क इस नेगेटिव चार्ज को यहां तक या इस नेगेटिव पार्ट को यहां तक लाने में किया गया होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं डाइपोल को ऐसे ला रहा था उस समय अगर W1 वर्क था तो वो वर्क हो गया बच्चों जीरो, ऑब्वियसली जीरो हो गया ना। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, मैं ऐसे डाइपोल को लेके आया, जितना वर्क इसमें किया उसका ही नेगेटिव इसमें किया, तो टोटल वर्क जीरो हो गया। तो डाइपोल को यहां से लाके यहां तक रखने में मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा। अच्छा, लेकिन डाइपोल की करंट पोजीशन तो ये है, तो इसके बाद मैंने क्या किया होगा, उसके बाद मैंने डाइपोल को थीटा डिग्री मूव कर दिया, ये मैंने थीटा डिग्री मूव कर दिया। ऑब्वियसली अगर ये थीटा है तो यहां पर भी थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है ना, 90 माइनस थीटा, वो आप न्यूमेरिकल से क्लियर कर लोगे। या मैं जनरल अगर कर दूं, मैं थीटा ही बोल दूं कि मैं डाइपोल को ऐसे लाया, कोई काम नहीं करना पड़ा। क्यों नहीं करना पड़ा मैंने बताया। अब मैंने डाइपोल को थीटा पे घुमा दिया। तो अब जरा वर्क डन का एक्सप्रेशन देखिए। अगर आप वर्क डन का एक्सप्रेशन देखोगे तो मेरा वर्क डन का एक्सप्रेशन कह रहा है W इज इक्वल टू mb cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। तो इस एक्सप्रेशन में थीटा 1 क्या रहा होगा, थीटा 1 क्या रहा होगा भाई, ये फॉर्मूला है डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराने का। तो पहले मेरा डाइपोल कैसे था, ऐसे था मैग्नेटिक फील्ड में, तो थीटा 1 कितना था, 90 था। फिर मैंने कैसे किया, डाइपोल को एक एंगल पे रख दिया थीटा, तो मेरा थीटा 2 हो गया थीटा, ठीक। तो ये दोनों वैल्यू यहां पे रखिए, cos 90 इज 0। तो वर्क डन कितना आ गया बच्चों, वर्क डन इज नथिंग बट योर पोटेंशियल एनर्जी, कितना आ जाएगा, माइनस mb cos थीटा। तो दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। ध्यान से देखेंगे, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल। बिल्कुल बच्चों ऐसे ही हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल की भी पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, राइट है, क्लियर है। चलो अब एक और बहुत ही मजेदार चीज देखते हैं। मैं ये देखना चाहता हूं, मैंने अभी आपसे बोला था इक्विलिब्रियम की बात, कि कब मेरा डाइपोल सबसे ज्यादा इक्विलिब्रियम पे है या कब मेरा डाइपोल सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो बच्चों अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं और स्टेबिलिटी को अगर मैं एनर्जी से रिलेट करूं, तो ये मैं जानता हूं, ये आप सब भी जानते हो कि दुनिया में हर बॉडी मिनिमम एनर्जी की स्टेट में रहना चाहती है, ऑब्वियसली रहना चाहती है। तो पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगी, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, पोटेंशियल एनर्जी जब मिनिमम होगी तभी मेरा डाइपोल सबसे स्टेबल होगा। बिल्कुल ऑब्वियसली पोटेंशियल एनर्जी जब सबसे मिनिमम होगी तब मेरा डाइपोल सबसे स्टेबल होगा। तो अब यहां पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया है माइनस mb cos थीटा। तो ये मिनिमम कब होगा, नेगेटिव वैल्यू है, तो अगर मैं थीटा को 0 कर दूं बच्चों तो u कितना आ गया, माइनस mb। अब यही मेरी मिनिमम वैल्यू है, इससे कम तो नहीं हो सकती,
यही मेरी पोटेंशियल एनर्जी की बच्चों मिनिमम वैल्यू है। तो अगर ये पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये डाइपोल की सबसे स्टेबल पोजीशन है? ऑब्वियसली है, जब एनर्जी मिनिमम है तब। मैंने बताया दुनिया में हर बॉडी मिनिमम एनर्जी की स्टेट में रहना चाहती है, तो ये वो स्टेट है जब मेरा डाइपोल मिनिमम एनर्जी पे है। तो अगर मिनिमम एनर्जी पे है तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पे मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये बेस्ट स्टेबिलिटी कंडीशन है। अच्छा, जब मेरा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तब मैं कहूंगा कि मेरा डाइपोल सबसे अनस्टेबल है। उस समय जो इक्विलिब्रियम है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हुआ। तो U मैक्सिमम कब होगा? अगर मैं थीटा को 180 कर दूं, राइट, अगर मैं थीटा को 180 कर दूं तो cos 180 इज -1, तो मेरा U कितना आ जाएगा? +mb। तो ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है, ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहां पर कैसा इक्विलिब्रियम होना चाहिए? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। फाइन, इक्विलिब्रियम, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो चाहे इलेक्ट्रिक डाइपोल हो बच्चों, चाहे मैग्नेटिक डाइपोल हो, हमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को नहीं भूलना है। बाकी एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम इट्स स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कितना वर्क डन होगा? वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो mb भाई स्टेबल से अनस्टेबल ले जा रहा हूं, तो फाइनल इज mb माइनस ऑफ माइनस mb। तो अगर मैं डाइपोल को स्टेबल से अनस्टेबल स्टेट पे ले जा रहा हूं तो टोटल वर्क डन विल बी 2mb। इस तरीके के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एक एक नंबर के बनते हैं नीट में, जेई में, नीट में स्पेसिफिकली, और बोर्ड्स में भी अब स्टेबिलिटी पर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। बोथ इन सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड्स स्टेबिलिटी पर बहुत क्वेश्चंस आ गए, इसीलिए मैंने ये सेक्शन पूरा अलग रखा है। तो जिन्होंने अभी तक इलेक्ट्रिक डाइपोल भी नहीं समझा है तो बेटा वो भी सेम ही डेरिवेशन है, ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। देखो, मैं न्यूमेरिकल अभी टॉर्क पे नहीं करा रहा हूं, जब मैं कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराऊंगा बाद के लेक्चर्स में, तब वहां पे मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सोच रहे होंगे कि थीटा, मैक्सिमम लोग पढ़ ही चुके होंगे, तो वो कभी थीटा लेते हैं, कभी 90 माइनस थीटा लेते हैं, तो वो जब हम कॉइल को मूव कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड में तब वो कॉन्सेप्ट समझेंगे। अभी के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा, राइट। चलिए, अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग, लाइक द वीडियो, शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स, and yes, don't forget to subscribe the channel. Thank you.